हाय गाइस। आज हम बेसिकली बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर की, विच इज़ वैश्वीकरण। ये हमारा आखिरी अध्याय है इस पर्टिकुलर किताब का। और इस पर्टिकुलर चैप्टर को देखते हुए हम काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि वैश्वीकरण क्या है, इसके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या है और भारत इनसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड हम ये देखते हैं कि ये जो शब्द है वैश्वीकरण, ये क्या है और ये किस ओर इशारा करता है। तो ये जो शब्द है ना, बेसिकली वैश्वीकरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो है हमारा विश्व और दूसरा है एकीकरण। ठीक है, तो विश्व और एकीकरण मतलब वैश्वीकरण। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसको तोड़ के देखना, आप समझ पा रहे होंगे कि पूरे विश्व का यहाँ पे एक करने की बात हो रही है कि किस तरीके से वैश्वीकरण हो रहा है, किस तरीके से विश्व एक होता जा रहा है और किस तरीके से क्या उसके प्रभाव पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम एक बार उसकी शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। तो जनार्दन एक बंदा है, वो कॉल सेंटर में काम करता है और वह दोपहर काम करने के लिए निकलता है। मतलब शाम के 4, साढ़े 4, 5 बजे वो काम करने के लिए जाता है, सुबह की जगह। मतलब इंडिया में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो जो नॉर्मल टाइम होता है वो 8 बजे से 9 बजे से 10 बजे से या 11 बजे से होता है मे बी। बट जनार्दन जो है वो देर शाम जाता है, यानी कि 4 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास में भी हो जाता है। और दफ्तर में घुसते के साथ ही जनार्दन बन जाता है जॉन, है ना। जनार्दन जॉन बन जाता है और वो एक नया लहजा इख्तियार कर लेता है। अपने से 1000 किलोमीटर दूर, मतलब हजारों किलोमीटर दूर बसे ग्राहकों से बात करता है और एक नई भाषा बोलता है। समझ पा रहे होंगे आप, अगर थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे इसे तो। देखिए, आपकी भाषा कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश? इंग्लिश तो नहीं है, हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, जो भी है। बट अगेन, आप वो भाषा ना बोल के आप जाते हैं और आप एक अलग भाषा बोलने लग जाते हैं। यह भाषा आप अपने घर में नहीं बोलते। अपने घर में वो ना तो ये भाषा बोलता है, ना इस लहजे में बोलता है। और वो सारी रात काम करता है। अब रात में क्यों काम करता है? क्योंकि हम जानते हैं लेक पृथ्वी गोल है ना। तो अगर यहाँ पे सूरज है तो यहाँ पे रात है ना। तो यही होता है। तो लेट्स से कि अगर आपको इन लोगों को सेवा देनी है तो इनको तो दिन में सेवा देनी पड़ेगी, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रात में काम करना पड़ेगा। ये चीजें तो ये करता है। और जनार्दन एक ऐसे आदमी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है जिससे बहुत संभव है कि कभी आमने सामने मुलाकात ना कर सके। भाई, अब कैसे ही आप मुलाकात करेंगे उससे। और उसकी छुट्टियां भी भारत के कैलेंडर से नहीं बल्कि अमेरिका कैलेंडर से मिल खाती है। तो यही है बेसिकली कि जनार्दन जो है वो अमेरिकी कॉल सेंटर के लिए काम कर रहा है, वो अमेरिका के ग्राहकों को अपनी सेवा दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है कि वो अमेरिका के बंदे, उस पर्टिकुलर बंदे से जिसको वो सेवा दे रहा है, उससे कभी नहीं मिलेगा। और अल्टीमेटली लेकिन पैसा जो है वो अर्निंग जो कर रहा है वो वहां से कर रहा है। तो एक तो उदाहरण ये है जो कि एक वैश्वीकरण का उदाहरण है, ये समझिए। दूसरा, अपनी 9 वर्षीय बेटी को जन्मदिन का उपहार देकर रामधारी बाजार गया है। अब रामधारी नाम का एक व्यक्ति है जो बाजार जाता है, बहुत निर्धन है और एक छोटी सी साइकिल अपनी बेटी को गिफ्ट में देना चाहता है, ये समझिए। अब रामधारी को एक ऐसी वस्तु चाहिए, एक ऐसी साइकिल चाहिए जो सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली काफी यार ढूंढता है और फिर उसे एक साइकिल जच जाती है। वो साइकिल जो है बेसिकली चाइना के अंदर बनी है और उसकी कीमत भी कम है, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि यार इंडिया में तो इतनी सस्ते दामों में ये उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो उसे चाइना की साइकिल पसंद आई और उसने अल्टीमेटली अपनी बेटी को वो वाली साइकिल गिफ्ट करी। और इससे ये पता लगता है कि लाइक वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब पहले पे हमने देखा कि सेवाओं का आदान प्रदान, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनार्दन जो है अमेरिका के लिए सेवाएं दे रहा है। और दूसरा हमने देखा कि रामधारी जो अपनी बेटी के लिए चाइना की साइकिल खरीद के ला रहा है। फिर तीसरा हमने उदाहरण दिया है कि सारिका जो है अपने परिवार की पहली पीढ़ी की शिक्षित है। मतलब अभी तक इसके पहले कोई भी लड़की स्कूल नहीं गई है। कठिन मेहनत के बूते उसने वो कॉलेज में अव्वल आई और अब उसे नौकरी करने के लिए स्वतंत्र करियर की शुरुआत करने का अवसर हाथ लगा है। तो अब वो नौकरी करने वाली है। ऐसे अवसर के बारे में उसके परिवार की महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी और सारिका के रिश्तेदार नौकरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारिका आखिरकार नौकरी करने का फैसला किया क्योंकि ये अब उसकी पीढ़ी के नौजवानों के सामने नए अवसर मौजूद हैं। ये अवसर पहले नहीं थे क्योंकि पहले वैश्वीकरण नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात समझिए, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो जनार्दन अमेरिका के लोगों को सेवाएं नहीं दे पाता, रामधारी जो है वो चाइनीज साइकिल नहीं खरीद पाता इंडिया में बैठे बैठे,
और जो सारिका है वो शायद लाइक ये अवसर उसके सामने नहीं होते नौकरी करने के, और ये चीजें वैश्वीकरण के कारण है। लेकिन अ, वास्तविक जीवन में अगर हम वैश्वीकरण का इस्तेमाल करें तो देखिए कुछ और भी इसके उदाहरण हैं। कि एक तो ये देखिए, फसल के मारे जाने से कुछ किसानों ने आत्महत्या कर ली, है ना। इन किसानों ने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से बड़े महंगे बीज खरीदे थे। अब क्या होता है, अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, लोन लेके खेती करते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, पैसा उठाते हैं या किसी साहूकार से उठाते हैं, किसी दोस्त से उठाते हैं, ज्यादातर लाइक छोटे किसानों के साथ ऐसा ही होता है। और बड़े महंगे बीज वो खरीदते हैं ताकि पैदावार अच्छी हो सके। अब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो आत्महत्या कर लेगा। ये भी एक वैश्वीकरण का उदाहरण है कि एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी से उन्होंने महंगे बीज खरीदे। दूसरा, यूरोप स्थित एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक कंपनी, भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी के मालिक इस खरीदारी का विरोध कर रहे थे। तो इसका सिंपल एग्जांपल है कि यूरोप से एक बड़ी और अपनी प्रतियोगी कंपनी को एक भारतीय कंपनी ने खरीद लिया, जबकि खरीदी गई कंपनी, अब मालिक विरोध कर रहे हैं फिर भी कंपनी खरीद लिया जाता है। समझ रहे हैं, ये भी एग्जांपल है वैश्वीकरण का। अनेक खुदरा दुकानदारों को भय है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके लोकल वेंडर को आजकल दिक्कत होती है कि लाइक यार फ्लिपकार्ट जो है या अमेजोन जो है, जो कि बाहर की कंपनी है, अमेजोन बाहर की कंपनी है, वो मैगी तक डिलीवर करने लग गया है ना। तो यार फिर लोकल दुकानदार कहाँ जाएंगे। तो यही है कि खुदरा दुकानदारों को भय है कि अंतर्राष्ट्रीय बड़ी कंपनियों ने देश में खुदरा दुकानों की श्रृंखला खोल ली तो उनकी रोजी रोटी चली जाएगी। अब बहुत सारे ऐसी खुदरा दुकानों की श्रृंखला है, बिग बाजार है, डी मार्ट है ना, ये चीजें हैं। तो अगर ये खुल जाती है तो इनकी चीजें चली जाएगी। दूसरा, मुंबई के फिल्म निर्माताओं पर एक आरोप लगता है कि उसने हॉलीवुड से अपनी फिल्म की कहानी उठाकर बना ली, अपनी फिल्म बना ली। अब हॉलीवुड में फिल्म बन रही है, हो सकता है बंदा कॉपी कर रहा हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी इंडिया में कैसे आएगी, वैश्वीकरण होगा तभी आएगी। हॉलीवुड जो है उसकी फिल्मों पे बॉलीवुड कैसे अपनी फिल्म बना लेगा उसकी कहानी पे, इसके लिए भी वैश्वीकरण आवश्यक है। बहुराष्ट्रीय कंपनी कैसे अपनी प्रतियोगी कंपनी को खरीद पा रही है, क्योंकि वैश्वीकरण है। कैसे अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीज बेच पा रही है, क्योंकि वैश्वीकरण है। इसके अलावा पश्चिमी परिधान पहनने वाले कॉलेज की छात्राओं को एक उग्रवादी संगठन ने बयान में धमकी दी है। ये अक्सर मुस्लिम देशों में होता है, आपने सुना होगा कि लाइक आपको बुर्का या आपको हिजाब पहन के आने के लिए कहा जाता है, एंड अगर आप वो चीजें वेयर नहीं करते तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये चीजें भी काफी हद तक होती है। और लेकिन पश्चिमी परिधान आप क्यों पहनोगे, क्योंकि वैश्वीकरण है। तो ये चीजें हैं। और तो इसका मतलब साफ साफ है, देखिए चीजें यहां से वहां जा रही है। यहाँ पे क्या है, परिधान यहां से वहां पे जा रहा है। यहाँ पे क्या है, फिल्म की स्टोरी हॉलीवुड से बॉलीवुड के अंदर आ रहा है। यहाँ पे क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो अपनी श्रृंखला इंडिया में आके खोल रही है, भारत में आके खोल रही है। यहाँ पे क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है यहाँ पे आके, है ना। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बीज बेच रही है। इन सब चीजों में अगर आपने एक कॉमन बात ढूंढी होगी तो वो है प्रवाह, है ना, वो है प्रवाह, आदान प्रदान, मतलब आना जाना। माफी चाहता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया नहीं बनती है लैपटॉप के ऊपर, आई डोंट नो, जो भी है। तो ये प्रवाह है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कई तरीके के हो सकते हैं, है ना। प्रवाह जो है वो कई तरीके के हो सकते हैं। और इनमें सारी चीजें लाइक वस्तु विचार, सारी चीजें जो है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाती है। और इनका फिर पारस्परिक जुड़ाव होता है। सबसे जरूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, है ना, जिसे हम वैश्वीकरण के रूप में परिभाषित करते हैं। अब वैश्वीकरण जो है ना, देखिए प्रवाह सिर्फ एक चीज का नहीं होता है। प्रवाह क्या किस किस चीज का होता है, प्रवाह राजनीतिक होता है, प्रवाह आर्थिक होता है, प्रवाह सांस्कृतिक होता है। और इनके बीच में ठीक ठाक भेद है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि वैश्वीकरण क्या है, तो आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण एक प्रकार से प्रवाह है। अब ये प्रवाह किन चीजों का हो सकता है, ये प्रवाह राजनीतिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, सांस्कृतिक हो सकता है, या विचारों का हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। अब वैश्वीकरण के कारण की हम यहाँ पे बात करेंगे कि लाइक वैश्वीकरण के क्या कारण रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए वैश्वीकरण तो हर समय हो रहा है ना। वैश्वीकरण आज ही नहीं, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपको पता होगा
कि हम लोग क्या करते थे, इंडिया के लोग क्या करते थे कि लाइक अपने मसाले दूर दूर तक भेजते थे, या चीन से रेशम का व्यापार होता था, या अगर आप अन्य लाइक बहुत सारे अफ्रीकी देशों से जो है सोने वगैरह का जो है निर्यात होता था, तो चीजें होती थी। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर कि प्रवाह तो हर टाइम पे हो रहा था, है ना। प्रवाह कभी नहीं रुकता है, प्रवाह हमेशा होता रहता है, लेकिन उसकी गति कितनी है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वैश्वीकरण के क्या कारण है। तो और यही चीज है जो इस वैश्वीकरण को अनूठा बनाती है ना। तो प्रवाह जो है और प्रवाह की कितनी स्पीड है और उसके लिए कौन कौन से कारण साबित हुए, देखिए अब इसमें सबसे बड़ी बात अगर हम देखें, टेलीग्राफ आया है, टेलीफोन आया है, माइक्रोचिप आई है ना। ये सारे नवीन आविष्कार हुए हैं, और इनकी चक्कर में क्या हुआ कि संचार के अंदर क्रांति हो गई। अब आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा मुद्रा की तकनीक जो है, मुद्रा की छपाई हुई है, तो मुद्रा का भी और छपाई भी हुई है, लाइक अभी आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं ना, आप तो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, क्रिप्टो आ गया है, चीजें आ गई है, तो आप ये चीजें कर सकते हैं। सो पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि प्रवाह पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपको एक स्टोरी देनी है, तो आपको एक बंदे को जहाज में बिठा के, पानी के जहाज चलते थे बेसिकली ज्यादातर, तो वो उस नाव में बिठा के, या जो आप जहाज कह लें उस जहाज के अंदर बिठा के आपको दूसरे देश भेजना है, और फिर वहां पे जाके वो बंदा जाके स्टोरी सुनाएगा, फिर उसमें लाइक विचारों का आदान प्रदान होगा, चीजें होगी, लाइक लेटर लिखे जाएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आप पूरी की पूरी फिल्म बना लो और नेट से किसी को भेज दो। तो ये सब कुछ जो है ये प्रौद्योगिकी का असर है इस पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। आप एक मिनट में दुनिया के किसी कोने में बात कर सकते हैं, आप किसी कोई भी कोई फिल्म कहीं बनी है आप उसे देख सकते हैं। तो यही हुआ है कि विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही संभव हुई है, लेकिन इतनी तेजी से संभव हुई है प्रौद्योगिकी के कारण। अब द थिंग इज कि देखिए, पहले क्या होता था, पानी वाले जहाज चलते थे, अगर आपको अमेरिका से कोई सामान मंगाना है तो आपको लाइक महीनों लगते थे। आज के टाइम में क्या है, आप 2 दिन में मंगा सकते हैं, 1 दिन में मंगा सकते हैं, और अगर लाइक आप उस हिसाब से स्पेंड करने के लिए तैयार हैं तो घंटों में मंगा सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें क्यों हुई है, क्योंकि लोगों के बीच गतिशीलता बढ़ी है और इन चीजों के बीच गतिशीलता बढ़ी है। बहरहाल क्या हुआ है कि अब लोग समझ पा रहे हैं कि लाइक लोग आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं आप एक सिंपल आपको इसका एग्जांपल दूं, तो आई डोंट नो आप कितना, बट हो सकता है आपके पिताजी पूरा दिन बैठ के न्यूज देखते रहते होंगे। आप जरूर नहीं है कोई इंडिया की न्यूज देखते रहते हैं, है ना, वो दूसरे देशों की न्यूज देखते रहते हैं। मान लीजिए जो भी बंदा इंटरनेशनल न्यूज देखता है, तो आपको पता है कि लाइक अगर रूस आज यूक्रेन पे हमला कर रहा है, तो उसका असर हम पे पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल के दाम इंडिया में बढ़ेंगे, है ना, या सोने के दाम इंडिया के अंदर बढ़ेंगे। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें क्योंकि आपको समहाउ ये रियलाइज हो रहा है कि आप जो हैं वो यूक्रेन के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, आप रूस के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, और यही कारण है कि किसी भी विश्व की किसी कोने में एक घटना होती है तो उसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने समझा। अब हम प्रभावों की एक एक करके चर्चा करेंगे कि लाइक किस तरीके के प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव की हम अगर चर्चा करते हैं, तो देखिए वैश्वीकरण से क्या होता है, राजनीतिक सरकारों की ताकत के अंदर कमी आती है। वो ताकि वो कमी कैसे आती है, क्योंकि जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता जाता है ना, लाइक लोग खुले व्यापार की ओर बढ़ते जाते हैं, लोग कल्याणकारी राज्य की धारणा से को पीछे छोड़ते जाते हैं। अब अगर आज के टाइम में इंडिया का आप एक इसको एग्जांपल दें, तो एलपीजी पे सब्सिडी बंद हो गई है, ठीक है, या फिर बिजली जो है सब्सिडाइज रेट पे नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर आप कहें कि पेट्रोल जो है वो मार्केट के रेट से निर्धारित हो रहा है। तो पहले तो इन सब चीज़ों पे राज्य का हक था, है ना। लेकिन राज्य क्या करता है कि धीरे धीरे अपने आप को कुछ एक मुख्य कामों तक सीमित करने लगता है, जैसे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा करना। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो राज्य के नागरिकों के हवाले कर देता है, वो बाजार के हवाले कर देता है। तो इससे क्या होता है कि उसकी क्षमता में कमी आती है। अब मान लीजिए फॉर देखिए सीधी सी बात मैं आपको एक सिंपल बताऊं, कि अगर एक सरकारी बैंक है तो उसको सरकार कंट्रोल कर रही है ना, उस सरकारी बैंक को उसने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, है ना, तो फिर तो वो बाजार के हवाले हो गया ना, तो उसको फिर उस पर फिर सरकार का नियंत्रण कितना ही रह जाएगा, उस हिसाब में नहीं रह जाएगा। तो ये चीजें हैं।
और जो है बेसिकली बाजार जो है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है, क्योंकि देखिए पैसा जो आता है वो बाजार से आता है, पैसा जो आता है वो आपके आर्थिक क्रियाकलापों से आता है, और इसीलिए सरकार जो है वो मतलब वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव यह है कि जो सरकार है उसकी ताकत के अंदर कमी आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज में कमी आती है। मतलब ये देखिए कि राजनीतिक सरकार की ताकत के अंदर कमी आई, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजनीतिक आधार के रूप में राजनीतिक प्रधानता को चुनौती मिल गई। मतलब सरकार है, इससे कोई डिनाई नहीं कर पा रहा है ना। सरकार अभी भी है और वो हमें कंट्रोल कर सकती है, वो हमें गवर्न कर सकती है। जैसे अगर आप अमेरिका में देखते होंगे, है ना, तो बहुत सारी छूट हासिल है आईटी कंपनियों को। फॉर एग्जांपल फेसबुक को बहुत सारी छूट हासिल है, बट अल्टीमेटली जिस दिन कोई पंगा पड़ता है या जो जिस दिन चीजें होती है, तो उस दिन फिर अमेरिकन गवर्नमेंट आती है आगे कि हाँ भाई आप कैसे ये कर सकते हो, और वो जुर्माना लगाती है उन कंपनियों पे। तो अल्टीमेटली ये खुलापन है जहाँ पे सरकार लाइक कंपनियों को छूट छूट भी दिया जा रहा है और कंपनियों पे एक तरीके से गवर्न भी किया जा रहा है। दूसरा, कुछ चीजें हैं जिसमें राज्य की ताकत बढ़ती है, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल देखिए, पहले मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को ट्रैक करना है तो कैसे करेंगे आप, बहुत मुश्किल होगा। बट आज के टाइम में आपके पास आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है और इसके जरिए आप तुरंत ही अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले ये बहुत मुश्किल होता था कि लाइक हम कैसे ट्रैक करें कि किसके अकाउंट में छोड़ दीजिए, मतलब हम डेमोग्राफी कैसे ट्रैक करें, है ना। लेकिन आज के टाइम में जब सबका आधार कार्ड है, तो बहुत सारी डिटेल जो है वो हमारे राज्य के पास ऑटोमेटिकली जा चुकी है। तो राज्य बहुत ताकतवर है। इसके अलावा जीपीएस है, चीजें हैं, आप जहां भी जाते हैं अपने फोन के जरिए जाते हैं, ठीक है। आपका अपना फोन नहीं होता है तो राज्य का होता है। राज्य, अब मान लीजिए दिल्ली का एग्जाम्पल दें हम, तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। अब मान लीजिए कोई कहीं पे कोई घटना करके अंजाम देता है, तो राज्य उसको बहुत जल्दी ट्रैक कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीसीटीवी वो जो उन्होंने इंस्टॉल किया है, या फिर उसको उसके ऊपर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकती है, उसको जीपीएस से ट्रैक किया जा सकता है, चीजें करी जा सकती है। अब कौन कितना करता है, किस इंटेंसिटी में करता है, दैट डिपेंड्स, बट ये चीजें किया जा सकता है ना। फोन ट्रैकिंग है और चीजें हैं, तो इन चीजों से आप भी वाकिफ होंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि राज्य की क्षमताओं को बढ़ाता है। तो एक जगह जहां राज्य की क्षमता कम हुई है कि उसने अपने उसने ज्यादातर कामों से अपने हाथ खींचे हैं और चीजों को मार्केट के हवाले कर दिया। दूसरी जगह राज्य की क्षमता में वृद्धि भी हुई है, जहां पे उसके पास अ, ज्यादा शक्तियां आई है नागरिकों को मॉनिटर, नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा अब इसके हम आर्थिक प्रभाव की चर्चा करते हैं, है ना। तो आर्थिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बन गई है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व व्यापार संगठन है, ये सारी की सारी क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ट्रेड को मॉनिटर करती है ना। या विश्व बैंक आपने सुना होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये जो संस्थाएं हैं ये मॉनिटर करते हैं कि कोई देश कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसको कितना दिया जाना चाहिए, है ना, या कितनी उसकी भूमिका होनी चाहिए किसी ट्रेड के अंदर। और इस प्रक्रिया को जो है वो आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रभाव तेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आपको किसी देश को उधार देना है तो बहुत मुश्किल होता था। आज के टाइम में आप अ, चंद मिनटों के अंदर, या कहता हूँ चंद सेकंड्स के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन और साथ साथ देखिए यही कारण है कि आज के टाइम में धनी देश अपना धन कहीं और भी निवेश कर सकते हैं, सिर्फ अपने देश में नहीं, कहीं भी निवेश कर सकते हैं। अपने इंडिया के अंदर अगर आप एग्जांपल दे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, पेटीएम है, बाईजूस है, जिन पे अंदर विदेशों का पैसा लगा हुआ है ना। ये लाइक चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं, अदर कंट्री के इन्वेस्टर हैं, ठीक है। तो ये पैसा इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि वैश्वीकरण है, यानी क्योंकि इनका आर्थिक प्रवाह हो रहा है ना। खासकर विकसित देशों में जहां उन्हें मुनाफा होगा। तो अब कोई भी कंपनी अपना पैसा क्यों ही लगाएगी कि उन्हें पता होगा मुनाफा है, और इसके बदले में अपनी सेवाएं जो है वो विकासशील देशों के लोगों को देगी। तो एक तो ये है। उसके बाद जो है विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं का बाधा नहीं रही। मतलब अगर आपको कुछ बात करनी है, आपको कोई सूचना देना है, तो आपके अपने कोई विचार प्रकट करने हैं, ये जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, है ना। तो ये चीजें आप इंस्टेंटली कर पा रहे हो क्योंकि आप कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए हो, आप मोबाइल से जुड़े हुए हो, आप इन सेवाओं का आपके यहाँ तक पहुंच है और आपके यहाँ तक विस्तार है। तो ये चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए वैश्वीकरण के कारण ना जिस हद तक धन का प्रवाह बढ़ा है, या धन का आर्थिक चीजें बढ़ी है, उस तरीके से लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ी,
यानी लोग उस हिसाब में आ जा नहीं पा रहे हैं अभी भी। और इसका ये रीजन है कि विकसित देश जो है अपनी वीजा नीति के जरिए राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित करते हैं। ठीक है, अब आपको भी पता है कि अगर आपको जाके अमेरिका के अंदर बसना है, अब इतनी ज़्यादा लाइक विश्वीकरण हो चुका है, सब चीज़ें ठीक चल रही है, लेकिन अगर आपको अमेरिका के अंदर बसना है तो आपको चाहिए होगा वीज़ा, है ना। लेकिन वीज़ा क्या आपको अमेरिका दे देगा, या क्या इंस्टेंटली दे देगा? नहीं देगा ना। मतलब उसके लिए एटलीस्ट आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे, अगर पहुंच है तो दे देगा, या आप बहुत चीज़ें कर पा रहे हैं तो दे देगा, लेकिन वो डिपेंड करता है, तो वो सरकार पे डिपेंड करता है। और यही कारण है कि आर्थिक प्रभाव के अंदर हम बेस्ट लाइक लोगों की इतनी ज़्यादा आवाजाही नहीं बढ़ी है। दूसरा, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींच रही है। अब वही फिर मैं अगेन कोई एग्जांपल दूंगा कि एलपीजी की सब्सिडी घट गई है, ठीक है, चीज़ें घट गई, शिक्षा पे एक्सपेंडिचर हमारा घट गया है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो यूनिवर्सिटियों को जो फंड दिया जा रहा था उसमें कमी आई है, ठीक है। पेट्रोल में कुछ आप देख ही पा रहे हैं कि लाइक किस तरीके से उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, और इससे क्या होता है कि आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होता है। मतलब जो चीजें कर पा रहा है उसको तो फायदा है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि मान लीजिए लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में भी ऐसा तो नहीं था कि सबका नुकसान हुआ। ठीक है, जो आईटी कंपनियां थी उनका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि आईटी एक्सपेंडिचर में जो उछाल 10 या 12 साल बाद आना था वो तुरंत के तुरंत आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन क्या एक बड़े वर्ग को फायदा हुआ? तो वो नहीं, मतलब अल्टीमेटली जो थी वो इकोनॉमी घाटे में रही। हालांकि आईटी सेक्टर ने बूम किया। तो ये चीजें यहाँ पे बताई गई है कि देखिए इनसे फायदा तो होगा जब, लेकिन क्या होगा कि सामाजिक और जन कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग जो हैं वो बदहाल हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली अभी मान लीजिए कोई अगर सरकार पर आश्रित रह रहा है पढ़ाई के लिए, मैं चाहता हूँ मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाऊँ, है ना, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लेके जाऊँ, लेकिन सरकार अपने हाथ खींचती है, धीरे धीरे अपने खर्चों में कटौती करती है, तो ऑब्वियसली वो अच्छे डॉक्टर रिक्रूट नहीं कर पाएगी, वो हॉस्पिटल बंद कर देगी मे बी, वो अच्छे मास्टरों को ड्यूटी पे नहीं रखेगी, और जिसके कारण क्या होगा कि इससे मेरी स्थिति खराब होगी। वो कहते हैं कि संस्थानिक उपाय किए जाने चाहिए या सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन पर भी उन पे एटलीस्ट वैश्वीकरण का दुष्प्रभाव जो है वो कम पड़े, उनको उतनी ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देखिए हर सिक्के के ना दो पहलू होते हैं। वैश्वीकरण के फायदे हैं तो वैश्वीकरण के नुकसान भी हैं। अब यही एक एक ये पहला नुकसान है कि मान लीजिए सरकारें जो है अपना हाथ अच्छी चीज़ों से, जो सामाजिक कल्याण की योजना है उनसे पीछे खींच लेगी, तो वो लोग जो सरकार पे आश्रित रहते हैं उनका क्या होगा? और ऐसा तो नहीं है कि हर कोई अमीर है, हर कोई लाइक बहुत अच्छी चीज़ें कर पा रहा है, कोई गरीब भी है, कोई और चीज़ें भी हैं, तो एटलीस्ट उनको भी एक सपोर्ट दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी एक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि उनको एटलीस्ट इससे कोई फर्क ना पड़े, वैश्वीकरण के नुकसान उनको ना झेलने पड़े। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ ना तो लाइक वो लोग, गरीब लोग जो हैं, गरीब देश जो हैं, वो आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे और एकदम बेहाल हो जाएंगे। फिर अब आ जाते हैं इसके समर्थक की बात। वो समर्थक कहते हैं कि देखो ऐसा है, हमने तो खुलापन रखा है, ठीक है, खुलेपन से आबादी की खुशहाली बढ़ती है, मतलब यार जो जितना कर पा रहा है वो उतना ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। तो और व्यापार की बढ़ती से हर देश को बेहतर करने और बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है, तो इससे पूरी दुनिया का फायदा होता है। अब ये कोई बुद्धिमानी तो है नहीं कि आप लाइक गरीब लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए आप वो चीज़ें खोलोगे ही नहीं और फिर अल्टीमेटली लोगों को मौका नहीं दोगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जहाँ इसके फायदे हैं वहाँ इसके नुकसान भी हैं, सीधी बात है। तो ये फायदा है और ये नुकसान है। गरीब लोग भाई देखो, सबके लिए मौके समान उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर आप एक सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए दो लोग हैं, एक आदिवासी समुदाय से है जो कि शायद एक उड़ीसा के किसी जंगल के अंदर, या मान लीजिए किसी बहुत छोटे से गांव के अंदर रह रहा है, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है जो कि मुंबई के एक अच्छे इलाके में रह रहा है, ठीक है, और अमीर है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मेडिकल सुविधाएं दोनों के लिए उपलब्ध है, दोनों ही डॉक्टर बन सकते हैं, पर किसके लिए कितना टफ है ये मैटर करता है यहाँ पे, है ना। तो जो मुंबई में रहता है वो बहुत जल्दी डॉक्टर की पढ़ाई की तरफ जा सकता है, लेकिन जो उड़ीसा के छोटे से गांव में रहता है वो नहीं जा सकता। तो दैट इज द पॉइंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जब दोनों के लिए एक ही लेवल पे क्योंकि मार्केट क्या करता है, मार्केट ये देखता है कि कौन मेरे लिए ज्यादा कर सकता है, फायदा उसी को होगा।
तो मार्केट में अगर आप बात करें तो जो मुंबई वाला बंदा है वो ज़्यादा टिकेगा, वो ज़्यादा कमा पाएगा, वो ज़्यादा चीज़ें कर पाएगा, और जो उड़ीसा वाला बंदा है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से नहीं आता। तो एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको देनी चाहिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी, तभी खुलेपन का भी फायदा मिलेगा। तो दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट हेयर, दिस इज द मेन डिबेट हेयर। अब हम बात करते हैं इसके सांस्कृतिक प्रभाव की। वो इसके तीसरा प्रभाव है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। तो अब देखिए, आज के टाइम में हम जो भी खाते पीते सोचते हैं ना, उन पे वैश्वीकरण का प्रभाव नजर आता है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सो एग्जाम्पल, एक बच्चा है, बच्चा अगर आज के टाइम में क्या देखता है, डोरेमोन में भी बहुत सारे ऐसे कार्टून्स हैं, फॉर एग्जांपल टार्जन है, द या जो भी चीजें हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? विश्वकर्म से ही तो आ रहा है। क्या ये इंडिया का अपना प्रोडक्ट है? नहीं है, है ना? या आप कुछ खाना खाने जा रहे हैं, तो आप अभी मान लीजिए आपको क्या खाना पसंद है ना? तो आपके में से बहुत सारे लोगों का ये जवाब हो सकता है कि मुझे पिज्जा खाना पसंद है, या मुझे हो सकता है चाउमीन खाना पसंद है, या मुझे हो सकता है बर्गर खाना पसंद है। तो दिस इज इट, की लाइक क्या ये आपका अपना खाना है? नहीं, है ना? तो पिज्जा किसी और कंट्री से आ रहा है, चाइनीज लाइक चाउमीन किसी और कंट्री से आ रहा है, ठीक है, बर्गर किसी और कंट्री से आ रहा है। तो इससे कहते हैं दुनिया का मैकडोनल्डीकरण, है ना? तो लोग कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि प्रभुत्वशाली जो विभिन्न संस्कृतियां हैं ना, वो अब अपने आप को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर ढालने की कोशिश कर रही है। मतलब लोग अमेरिका की नकल करने लग गए हैं खाने पीने के मामले में भी। तो ये इसकी खराब बात है कि लाइक नकल क्यों ही करनी है आपको, है ना? तो लेकिन यह है कि अब इससे सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही बढ़ते हुए ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है कि आप पिज्जा खाते हैं, हो सकता है कि आप बर्गर खाते हो, लेकिन क्या आप रोज पिज्जा खाते हैं या क्या आप रोज बर्गर खाते हैं? तो ये यहाँ पे बताया, क्योंकि देखिए बाहरी प्रभावों से ना हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है ना? तो आपको देखिए दोनों चीजें लिखने हैं कि सबसे पहले अगर आपको वैश्वीकरण का प्रभाव पूछ ले कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि हमारे पहनावे पे वैश्वीकरण का प्रभाव दिखता है जब आजकल के लोग लाइक जींस या टॉप पे ज्यादा ज्यादा पहनने लगे हैं। हमारे खाने पे भी वैश्वीकरण का प्रभाव दिखता है जब हम पिज्जा बर्गर ये ऐसी चीजें खाते हैं, ठीक है। हमारी मनोरंजन पे भी वैश्वीकरण का प्रभाव दिखता है जब हम जस्टिन बीबर के या और गाने सुनते हैं। बट द थिंग इज कि उससे ना हम उससे ऐसा नहीं होता कि हम लता मंगेशकर के गाने नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो हम लता मंगेशकर के गाने भी सुन सकते हैं, हम जस्टिन बीबर के गाने भी सुन सकते हैं। अब इट डिपेंड्स कि हम किसके गाने सुनना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है। हमें सुनना है भैया, हम लता मंगेशकर सुनेंगे, हमें पहनना, हम साड़ी पहनेंगे, हम सलवार पहनेंगे, या हम मे भी हो सकता है धोती कुर्ता पहनेंगे, ठीक है। तो हम खादी भी पहनेंगे, वट एवर जो भी हम चीजें करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वैश्वीकरण, और यही यहाँ पे दिया गया है कि मसाला डोसा जो है वो बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है। इसीलिए बर्गर से मसाला डोसा को कोई खतरा नहीं है। हुआ बस इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक और चीज शामिल हो गई है। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बने खादी कुर्तों के साथ खूब चलती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि देखिए खूब चलती है, इसका मतलब ये है कि इससे ना एक अलग मिश्रित संस्कृति भी बिल्डअप हो रही है, जहाँ पे आप जीन्स भी पहनते हैं और आप खादी भी पहनते हैं, है ना? तो दो चीजें हैं। तो सबसे बड़ी देखिए इससे क्या होता है कि अब ज्यादातर लोग मान लीजिए हम इंडिया में लोग खादी के साथ जीन्स पहन पहन रहे हैं, अमेरिका में भी लोग खादी के साथ जीन्स पहन रहे हैं। तो इससे सांस्कृतिक समरूपता आ रही है, विच इज लाइक पॉइंट ऑफ विश्वकरण, पॉइंट ऑफ वैश्वीकरण, ठीक है। तो वैश्वीकरण में इसका उल्ट, और वैल्टीकरण वैश्वीकरण के अंदर इसका उल्टा प्रभाव भी हुआ है कि हर संस्कृति कहीं ज्यादा अलग और कहीं ज्यादा विशिष्ट होती जा रही है। इसे सांस्कृतिक विभिन्नीकरण कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सांस्कृतिक विभिन्नीकरण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण एक अलग प्रकार की मिश्रित संस्कृति बिल्डअप हो रही है, जहाँ पे अ, आप हो सकता है आप दोपहर में नाश्ते में बर्गर खाना पसंद करते हो, और आप शाम में चावल और सब्जी खाना पसंद करते हो, ठीक है। या फिर क्योंकि ये सांस्कृतिक मेल जोल है ना? तो ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। अब आता है कि लाइक भारत और वैश्वीकरण। तो भारत देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, भारत पहले साम्राज्यवादी जो था हमारा ब्रिटेन था उसके अधीन था।
और ये कच्चा माल निर्यात करता था और बने बने सामान को खरीदता था। मतलब भारत से कच्चा माल यहाँ से ले जाया जाता था और इन्हीं को फिर उसी माल को बना के दे दिया जाता था महंगे दामों पे। तो बेसिकली हम आज़ाद होते हैं 1947 के अंदर, और उसके बाद हमने क्या किया कि लाइक हमें पता लग गया कि नहीं भैया, हम तो बहुत ज़्यादा बाहर का सामान यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इतना पैसा लगता है यार, और चीज़ें वो हमारे यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रही हैं। तो हमने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमने अपने देश के व्यापार को बंद कर दिया दूसरे देशों से। हमने कहा कि हम इसी खुद ही उपजाएंगे, खुद ही खाएंगे, है ना। तो इसी के लिए लाइक देश के अंदर विभिन्न बड़े बड़े उद्योग लगाए गए 1955 के अंदर, 1960 के अंदर जो भी पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसके अंदर अगर आप नेहरू की बात करें तो उन्होंने बड़े बड़े उद्योग लगाए और ताकि भारत को आत्मनिर्भर किया जा सके चीज़ों के अंदर। बट उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया और अल्टीमेटली हमारी स्थितियां बुरी हुई, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां आबादी बढ़ रही थी वहां पे आप आज के टाइम में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपने आप में सारी चीजें कर ले, है ना। आपको कुछ ना कुछ दूसरे देशों से आयात करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो 1991 में हमने खुले बाजार की नीति अपनाई। हमने आर्थिक ऊंची वृद्धि दर हासिल करने के लिए अपने जो भी आयात की बाधाएं हैं वो हटा दी, है ना। तो अब हमने बोला कि ठीक है यार, एफडीआई को हम मंजूरी देते हैं, विदेशी कंपनियां इंडिया आ सकती है और हम भी लाइक बाहर से व्यापार करने के लिए अपने देश की सीमाएं खोल देते हैं। अब ये कितना अच्छा साबित हुआ ये फैसला, ये तो बात की बात है। क्योंकि देखिए जब भी कोई चीजें करी जाती है ना कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन इसका एक मैटर तब तक नहीं है जब तक हर आदमी तक इसका फायदा ना पहुंचे। तो वैश्वीकरण और खुले बाजार की नीति अपनाने से भारत का फायदा तो हुआ, लाइक शेयर मार्केट बहुत बढ़ा, चीजें बहुत बढ़ी, लेकिन क्या हर कोई आज शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और पैसा लगा के अमीर हुआ है? ये मेन पॉइंट है। तो ये चीजें रही है। उसके बाद फिर वैश्वीकरण का अलग अलग जगह प्रतिरोध भी हुआ है। प्रतिरोध ये हुआ है कि अब वही बातें हम फिर से अगेन दोहराएंगे एक बार से कि वैश्वीकरण से ना लाइक जिसके पास ज्यादा अवसर हैं, यानी धनी लोग और ज्यादा धनी हो गए हैं और गरीब लोग और ज्यादा गरीब हो गए हैं। वो जो हमने उड़ीसा और महाराष्ट्र वाले व्यक्ति, मुंबई वाले व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया था, यही समझिए कि यह जिसके पास मौके मौजूद हैं वो तो और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, और जिसके पास मौके ही नहीं है वो नहीं कर पाएगा चीजें। तो इनके बीच जो है वो फासला बढ़ता जाएगा। दूसरा, राज्य जो है वो कमजोर होगा। कमजोर क्यों होगा? क्योंकि राज्य अलग अलग चीजों से अपने हाथ पीछे खींचेगा, वो सामाजिक कल्याण के कार्य नहीं करेगा और इससे चीजों में दिक्कत आएगी। दूसरा, वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक भी हैं, ठीक है। तो इस ये आलोचक ये कहते हैं कि यार एक तो राज्य आपका कमजोर हो रहा है, दूसरा एटलीस्ट आपको कुछ क्षेत्रों में संरक्षणवाद फिर से आपको कायम करना चाहिए। देखिए आप इंडिया की बात करें आज के टाइम में, इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। दिवाली के टाइम में आप कहते हैं कि यार हम ना लाइक चाइनीज लाइट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों का तर्क है कि सरकार रोक क्यों नहीं लगा देती चाइनीज लाइट के इंपोर्ट के ऊपर। बट दैट इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल, नहीं किया जा सकता ऐसा, क्योंकि आप वैश्वीकरण से जुड़े हुए हैं, आपने एक खुले बाजार की नीति को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो आप उस वे तक संरक्षणवाद नहीं कायम कर सकते। बट अगेन ये एक तर्क है कि कुछ चीजों में संरक्षणवाद फिर से कायम हो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप इंडिया के लोग, भाई इंडिया की फैक्ट्रियां उतने सस्ते दामों पे लाइट्स का उत्पादन नहीं कर सकती, और चाइना क्या करता है कि इतनी सस्ती लाइट्स बना के हमारे यहाँ पे डंप करता है कि हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये दिक्कत तो है, लेकिन ये एक वैश्वीकरण का फायदा भी है कि भाई लोगों को एटलीस्ट इतने सस्ते दामों पे अच्छी लाइटें मिल रही है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप यही चीजें इंडिया में खरीदने जाओगे तो आपकी लाइट 100 रुपये 150 रुपये से कम की नहीं मिलेगी। मैं बहुत सस्ती लाइटों की बात कर रहा हूँ, इंडियन लाइट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन चाइनीज लाइट अगर आप लेने जाओगे तो 15 से 20 रुपये में आपको चाइनीज लाइट मिल जाती है इस टाइम पे। तो दैट्स द पॉइंट कि ये एक तबके के लिए फायदा है और एक तबके के लिए नुकसान भी है ना। तो ये चीजें रहेगी। और उसके बाद फिर देखिए वैश्वीकरण का ना विरोध भी बहुत सारी जगहों पे होता है। वो सिर्फ इस चीज में नहीं होता कि लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला क्या सीन है। बहुत से लोग वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन, आपने देखा होगा कि लाइक 14 फरवरी में जब आता है तो उस टाइम पे भगत सिंह की एक फेक वो चलने लग जाती है कि इसी दिन भगत सिंह को फांसी चढ़ाया गया था, चीजें करी गई थी। क्यों होता है ऐसा? या लोग चाहते हैं कि हम उस डे को ब्लैक डे में मनाना स्टार्ट कर दें।
जब क्रिसमस डे आता है 25 दिसंबर आई गेस वो डेट होता है, तो उस दिन भी बहुत सारे लोग विरोध करने लगते हैं। 1 जनवरी का विरोध बहुत सारे लोग करते हैं कि ये हमारा नया साल नहीं, ये अपना त्योहार नहीं। एक बहुत प्रसिद्ध कविता भी है इसके ऊपर। सो ये सारे ये सारे पॉइंट हैं कि अल्टीमेटली आप वैश्वीकरण का विरोध भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो 1 जनवरी को सेलिब्रेट करता है न्यू ईयर के रूप में। एक बड़ा तबका ऐसा है जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करता है। एक बड़ा तबका ऐसा है जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाता है। सो द थिंग इज कि चीज़ें होती है, और हर चीज़ का मैंने जो पहले भी बताया आपको कि हर चीज़ के विरोधी होते हैं। कोई भी स्टेप होगा तो दैट्स ऐसा ऐसा हो ही संभव ही नहीं है कि लाइक 800 जो इतनी जो आबादी है दुनिया की, और जो आबादी है इंडिया की, और मतलब किसी भी इवन एक परिवार के अंदर 4 लोग अगर होते हैं तो उन सबकी सोच सेम नहीं होती। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एक ही न्यू ईयर सबके सब मनाएं, एक ही चीज़ सबके सब फॉलो करें। तो इसमें लाइक मिक्सन होता है। और इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों लाइक इंडिया में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है। इंडिया में आज के टाइम पे पश्चिमी पोशाक खूब चलता है, ठीक है। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा कॉल सेंटर्स के अंदर और चीज़ों के अंदर नौकरी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में इन चीज़ों का विरोध भी होता है। इंडिया में भाषा को लेके काफ़ी ज़्यादा सवाल उठता है कि हम अंग्रेजी भाषा क्यों ही सीखें, लेकिन अल्टीमेटली आपको सीखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप अच्छे कंटेंट के लिए जाओगे तो फिर आपको वो अंग्रेजी भाषा के अंदर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो दैट्स अ पॉइंट। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपके कोई पॉइंट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली किताब के अंदर। बेसिकली ये किताब तो हमारा ख़त्म हो चुका है। विल ट्राई कि हम एक शॉर्ट सा इसके अंदर जो है क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे कि प्रमुख प्रमुख कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। बट उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो विल डू दैट अगेन। एंड मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।